दिल्ली का सुना अनसुना रक्त रंजित इतिहास। नई दिल्ली की स्थापना आज से भले ही 100 बरस पहले हुई हो, पर अपने लंबे इतिहास में इस शहर ने पांडवों से लेकर आज तक कई साम्राज्यों और सरकारों का उत्थान पतन, कई हमलावर शासकों के हमले, विध्वंस और कत्ले आम के मंजर को देखा है। अपने लंबे इतिहास में दिल्ली कई बार उजड़ी और बसी है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली का इतिहास सौभाग्य और दुर्भाग्य का मिला जुला इतिहास है। इस शहर की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा इतनी प्रबल और इसका आकर्षण इतना गजब का है कि आज भी यह न सिर्फ देश की राजधानी बना हुआ है, बल्कि दुनिया के ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध चुनिंदा महानगरों में से एक है। यह अपने आप में एक ऐसा अनोखा महानगर है जो अपने स्वभाव से तमाम आधुनिकताओं को समेटे होने के बावजूद आज भी अपने शरीर से प्राचीन बना हुआ है। हालांकि वक्त के थपेड़ों ने इस शहर के कई ऐतिहासिक स्मारकों और स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों की चमक धुंधली कर दी है, लेकिन उनकी मौजूदगी ही इस शहर के शानदार अतीत की कहानी बयां करती है। इन ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की मौजूदगी से यह शहर आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पता नहीं इसमें ऐसी कौन सी चुंबकीय शक्ति है कि बार बार आपको यह अपनी ओर बुलाती है। तो आइए अब जानते हैं दिल्ली के कुछ रक्त रंजित इतिहास के बारे में। देखा जाए तो आज का दिल्ली प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ था। यमुना नदी के किनारे बसे इंद्रप्रस्थ से पहले यह खांडवप्रस्थ था, जहां एक भव्य नगर बसा हुआ था। यह नगर वक्त की मार के चलते उजड़ गया। यह क्षेत्र हस्तिनापुर यानी मेरठ के अंतर्गत आता था। दिल्ली शहर के नगर के बीचों बीच एक महल और नगर के चारों ओर घना जंगल था, जिसे खांडव वन कहते थे। पांडवों ने यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाने की योजना के तहत भयंकर आग लगा दी थी। सांप और अन्य पशु पक्षी वहां से वन में भागने लगते हैं। इस आग से बड़ी मुश्किल से तक्षक नाग और यमदानव बचकर भाग खड़े होते हैं। कहते हैं कि खांडव वन की अग्नि कुल 15 दिनों तक जलती रही और पूरी तरह से यह अग्नि तांडव शांत होने के बाद इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी ही बच पाए थे, और वे थे अश्वसेन सर्प, मय दानव और 4 शार्क पक्षी। और फिर बाद में मय दानव के माध्यम से ही यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर को बसाया गया। आज हम जिसे दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसके प्राचीन काल का नाम इंद्रप्रस्थ था। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्हें इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान इंद्रप्रस्थ उजाड़ सा हो गया था और युद्ध के बाद पांडवों ने इस क्षेत्र में रुचि नहीं ली। लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम चले जाने के बाद अर्जुन, उनके कुल के बचे एकमात्र व्यक्ति वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया था। वज्र वहां उजाड़ क्षेत्र में कुछ समय तक रहने के बाद मथुरा आ गए और वहीं उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया। वज्र के कारण ही आज मथुरा, वृंदावन आदि क्षेत्र को वज्र मंडल कहा जाता है। प्राचीन भारत के मौर्य काल में दिल्ली या इंद्रप्रस्थ का कोई खासा महत्व नहीं था, क्योंकि राजनीतिक शक्ति का केंद्र उस समय मगध में हुआ करता था। मौर्य काल के पश्चात लगभग 1300 वर्ष तक दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों का अपेक्षाकृत महत्वहीन बना रहा, लेकिन ऐसा होने के बावजूद यहाँ नगर जरूर आबाद था और लोग यहाँ पर हर तरह की परेशानी होने के बावजूद भी रहते थे। दिल्ली के इतिहास के अनुसार मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बाद दिल्ली का जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। इस दौर के राजा अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ से लगभग 10 मील दक्षिण में अनंगपुर नामक एक शहर बसाया और यहाँ एक ढिल्लिका नामक गांव भी था। वहीं बाद में कुछ वर्षों के पश्चात उन्होंने लालकोट नगरी बसाई। फिर सन 1180 में राजा पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा नामक एक किला बनवाया। इस किले के अंदर ही पूरा कस्बा बसता था। राजा अनंगपाल तोमर ने ही दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था। वहीं वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र महासम्राट हर्षवर्धन के साम्राज्य के बिखराव के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटी मोटी राजपूत रियासतें उभरने लगी। इन्हीं में से एक 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान की भी एक रियासत थी, जिसकी राजधानी उस समय दिल्ली में भी बनाई गई थी। कहते हैं कि दिल्ली का कुतुब मीनार और महरौली के निकटवर्ती प्रदेश भी पृथ्वीराज के समय का दिल्ली था।
अपने शासनकाल में पृथ्वीराज चौहान ने भी दिल्ली की उन्नति के लिए कई सारे निर्माण कार्य भी किए थे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भी दिल्ली सहित भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। गौरी ने भारत पर आक्रमण के कई अभियान चलाए। सन 1191 ईस्वी में उसका प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का यह द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान उसने दिल्ली पर भयानक आक्रमण किया, जिसके चलते वहां के लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। मोहम्मद गौरी ने भारत से अफगानिस्तान लौटते वक्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सल्तनत सौंप दी। ऐसा भी कहा जाता है कि महरौली को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बसाया था। उसने सन 1206 में दिल्ली से तख्त शुरू किया। बाद में कुतुब महरौली नामक एक और शहर को बसाया। यह दिल्ली का नया शहर था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी। इसके बाद दिल्ली का शासक खिलजी वंश के अंतर्गत आ गया। खिलजी के बाद तुगलक वंश के लोगों ने इस पर अधिकार जमा लिया। इस दौरान दिल्ली में बहुत खून खराबा होता रहा और फिर सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने मारकाट मचाते हुए दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करके उसने दोबारा नए सिरे से अपने मन मुताबिक दिल्ली को बसाया। जब अलाउद्दीन खिलजी कमजोर हुए तो सन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली आ धमके और उन्होंने भी यहाँ खूब रक्तपात मचाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बर्बाद दिल्ली को एक बार फिर से बसाया और दिल्ली का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। यह दौर तुगलक से अधिक मशहूर उस समय के चिश्ती घराने के चौथे संत सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द अमीर खुसरो की वजह से जाना गया। चंगेज खान के बाद तैमूर लंग सन 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना और लगभग 1398 ईस्वी तक आते आते तैमूर ने भारत में मारकाट और बर्बादी लेकर आया। तैमूर मुगलों की फौज लेकर आया तो उसका कोई कड़ा मुकाबला नहीं हुआ। तुगलक बादशाह के शासनकाल में वह दिल्ली में कुल 15 दिनों तक रहा और हिंदू और मुसलमानों दोनों के ही कत्ल किए गए और हर तरफ लूट मार और मारकाट होने के कारण दिल्ली से लोग भागने लगे और दिल्ली फिर से किसी मरघट के समान उजाड़ सी हो गई। जब लोधियों ने तैमूर को खदेड़ दिया और बहलोल और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली को फिर से बसाया, लेकिन शहर फिरोज शाह के आसपास तक ही आबाद हो पाया, बाकी शहर उजाड़ का उजाड़ ही रह गया। इसके बाद इब्राहिम लोदी को क्रूर बाबर ने हरा दिया और दिल्ली एक बार फिर से उजाड़ हो गई। लोगों को बसने में बहुत समय लगता है, लेकिन उजाड़ने में कुछ भी नहीं। और रही दिल्ली की बात, तो दिल्ली पर हुए कई बार के आक्रमण ने उसे बार बार उजाड़ा। वैसे तो बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली आया और उसने नए सिरे से इस शहर में अपनी बसाहट की। सन 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जंग में खदेड़ दिया और दीप पनाह को शेरगढ़ बना दिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने जब पंजाब से बंगाल तक सन 1553 से 1556 तक अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीतकर उन्हें खदेड़कर दिनांक 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराने किले में अपना राज्याभिषेक कराया था और उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में विदेशियों के खिलाफ हिंदू राज की स्थापना की थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने लड़ाई से करीब 1 महीने पहले अकबर के सेनापति तारदी बेग खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। वहीं पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई। इस लड़ाई में हेमचंद्र विक्रमादित्य जीत ही रहे थे कि अचानक उनकी आंखों में एक तीर लग गया और वे घोड़े से नीचे गिर पड़े। इस दृश्य को देखकर हेमचंद्र की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर या बैरम खां इन दोनों में से किसी एक ने हेमचंद्र का सिर काट दिया। इसके बाद अकबरों का दिल्ली और आगरा पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। सम्राट अकबर के बेटे शाहजहां ने दिल्ली की ओर रुख किया और यमुना किनारे शाहजहानाबाद की नींव रखी। 46 लाख रुपए में अपना तख्त ताउस बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, चांदनी चौक बसा, मीना बाजार बना।
साथ साथ यह भी उल्लेखनीय है कि सन 1662 में दिल्ली में हुए एक भीषण अग्निकांड में 60,000 और सन 1716 में भारी वर्षा के कारण मकान ध्वस्त होने से कुल 23,000 लोग मारे गए थे। मानो तो इन सभी हादसों की वजह से उस दौरान भी दिल्ली लगभग उजाड़ सी हो गई थी। तैमूर लंग के दौर की तरह ही सन 1739 में दिल्ली एक बार फिर हुआ कत्लेआम। मुगल शासक मोहम्मद शाह के वक्त ईरान से आए नादिर शाह ने मचाई मारकाट में दिल्ली में तकरीबन 30,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ऐसा भी कहते हैं कि वह जाते वक्त लूट के माल के साथ शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया था। फिर नादिर शाह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली में प्रवेश हुआ, इसलिए अब देखा जाए तो यहाँ से ही भारत में राजा महाराजाओं का दौर खत्म होने लगा था। और फिर सन 1803 में दिल्ली भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंग्रेजों ने भी वहाँ वही सब किया जो तैमूर लंग और नादिर शाह ने किया था। इसके बाद भारत की राजधानी सन 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और फिर दिनांक 13 फरवरी 1931 को दिल्ली 20 सालों के इंतजार के बाद अविभाजित भारत की राजधानी बनी। अंततः 15 अगस्त सन 1947 को एक नई सुबह के साथ भारत देश आज़ाद हुआ और देश में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। इसी तरह आज़ादी के बाद भी नई दिल्ली को ही भारत की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। सन 1857 की क्रांति और सन 1920 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली में रक्तपातों का दौर जारी रहा, लेकिन 15 अगस्त सन 1947 के बाद आज़ादी मिलते ही दंगों का दंश झेला दिल्ली भारतीय स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पर विदेशी आक्रमण और लूटपाट तो निश्चित ही बंद हो गई। लेकिन फिर वहीं शुरू हुआ आज़ादी के बाद नए दौर का आंदोलन, जैसे कर पाटली जी का आंदोलन, जेपी आंदोलन, सन 1984 के दंगे, अन्ना हजारे का आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन सहित अपने ही लोगों द्वारा जो मौत का तांडव खेला गया वह हाल ही के 26 जनवरी 2021 तक जारी रहा और उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी प्रकार यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कृपया करके नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देने की कृपा करें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।